सर ये बताइएगा, अफवाज पाकिस्तान के सरबराह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क की मईशत को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं और उन्होंने अहम किरदार अदा किया है, कलीदी किरदार अदा किया है। उनकी काविशों को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें एक तो बात यह है कि इस वक्त जहां पे मुल्क खड़ा है, एवरीवन हैज टू कम टुगेदर सो दैट हम एक डायरेक्शन में मुल्क को पुल कर सकें। और वो डायरेक्शन पहले ये थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पे खड़ा था, हमें उस डिफॉल्ट से मुल्क को निकालना था। उसके साथ साथ IMF का प्रोग्राम किए बगैर कोई और चारा नहीं था हमारे पास। सो पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी कोशिश की। ऑफ कोर्स जो अस्करी लीडरशिप है उसने चाहे पैसे लाने हों UAE से, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से, चाइना से, इन सब से हमने कलेक्शन करनी हो उसमें मदद की। इंटरनेशनल लेवल पे बात हुई, डिप्लोमेसी हुई US के साथ, जब सारे काम हुए और हमने वो अहदाफ जो हमें IMF के साथ पहले ही तय कर लेने चाहिए थे उनको पूरा किया, तो हम IMF के प्रोग्राम में चले। इससे हमारा डिफॉल्ट का जो रिस्क था वो तकरीबन, अब मैं कह सकता हूं कंफर्टेबली कि खत्म हो गया। हम अब थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, बट बहुत जिसे आप कहेंगे ना कि स्लोली बढ़ रहे हैं, इसलिए कि हम नीचे बहुत चले गए थे। हमारी इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, हमारे डॉलर्स के रिजर्व्स चूंकि 4-4.5 अरब डॉलर पे आ गए थे। आप देखिए कि IMF के होते ही लिटरली डबल हो गए हैं, हम 8.7 अरब डॉलर पे चले गए हैं। बट दीज आर ऑल डेट मनीज। फिर कुछ बैकलॉग है जो हमने LCs नहीं खोली हुई, जो हमारी इंपोर्ट्स रुकी हुई हैं, जो हमने डिविडेंड्स की पेमेंट्स करनी है। ये सब काम होगा, ये सिस्टम से निकलेगा सब कुछ। पर इसके साथ साथ हमारी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो सुकड़ गई है, उसको दोबारा थोड़ा सा रिवाइव करना है। सो ये सारे काम जो हैं होने वाले हैं। बट इसके साथ साथ हमने बैकलॉग में एनर्जी की कीमतें नहीं तब्दील की हुई, गैस की कीमत तब्दील होने वाली है, बिजली की कीमत तब्दील हो रही है। इससे जो प्रेशर है प्राइसिंग का भी बढ़ रहा है, इससे प्रेशर जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसका भी बढ़ रहा है। सो ये एक मिक्स्ड पिक्चर है जिसमें इकोनॉमी चल रही है। बट ये बात दुरुस्त है कि एवरीवन केम टुगेदर। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। अब देखिए सर, एक चीज तो ये डील तो हो चुकी है, लेकिन अब हमें वाकई में ग्रास रूट लेवल पर काम करना चाहिए। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन सिवाय चावल के हम अपनी पैदावारी जरूरत को पूरा नहीं कर पाते। जो हमारी जरूरत है उस हिसाब से हम पैदावार नहीं कर पाते। फिर IT का शोबा एक ऐसा शोबा है जिसमें हमने भारत को काफी अर्से पहले पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब IT के शुबे में हमारे पास इतना स्कोप है, इतनी डेप्थ है कि हम भारत को अब दोबारा पीछे छोड़ सकते हैं। इन सेक्टर्स पर भी हमें काम करना होगा सर। सो देखिए ना, अब आपने बात यूं रखी है कि आपको शॉर्ट टर्म में एक रिलीफ मिल गया है। एग्जैक्टली। आप ICU में थे अपनी इकोनॉमी को, अगर आम फहम जबान में हम इसको समझना चाहें, उस ICU में आपने एक इंजेक्ट किया है डॉलर्स को, और वो भी डेट डॉलर्स लेकर, और आपने ICU के पेशेंट को अगेन सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में ले आए हैं। अब आप जब तक सर्जरी नहीं करेंगे, और लो हैंगिंग फ्रूट तो ज़राअत है, वो इसलिए है कि आपकी यील्ड्स बहुत कम हैं, आप उनको बढ़ाएंगे तो फूड सिक्योरिटी भी होगी, और जो 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट का बिल है वो भी टूटेगा। ये आपका रियल जिसे कहते हैं ना लो हैंगिंग फ्रूट है। पर जो असल मसाइल हैं वो अब भी वहीं खड़े हैं। आप बिजली को कीमत बढ़ाने को रिफॉर्म नहीं कहते। क्या आपने पिछले 22 दिन में ये देखा है? ये मैं 22 दिन इसलिए कहता हूं कि अब मैं जब भी प्रोग्राम पे आऊंगा तो मैं हमेशा ये बात करूंगा। पहले मैंने IMF का बहुत, मैं क्लियरली कहता था कि IMF के अलावा कोई चारा नहीं है, पर अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अगर ये 9 माह में कुछ करेंगे नहीं तो फिर फंस जाएंगे। सो 22 दिन गुजर गए हैं, क्या आपने बिजली के सेक्टर में सिवाय इसके कि कीमत जो है वो तकरीबन 20 से 25% बढ़ी है, आपने कोई और तब्दीली देखी है? अगर नहीं देखी है तो फिर कीजिए वो तब्दीली। आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस बिजली में करने हैं, ज़राअत के बाद ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज बन गई है। अब तीसरी तरफ आ जाइए, आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं। 88 बिलियन का लॉस PIA ने किया है पिछले साल। आप मुझे बता दीजिए कि क्या ये टेनेबल पोजीशन है मुल्क की? कतई तौर पे ये टेनेबल पोजीशन नहीं है। मैं PIA को एक चीज रख रहा हूं, इसके अलावा भी आप अगर बाकी चीजों की हालत देखेंगे तो वो अच्छी नहीं है। सो अब आप बताइए कि इस पे आपने क्या करना है, ये फैसला तो आपने करना है।
अब आप इसी तरह आ जाइए कि क्या आपने अपने जो टैक्सेशन का मैकेनिज्म है, टैक्सेशन की जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है, जो आपने टैक्सेशन को अप्लाई करना है लोगों पे, जिसको हम एनफोर्समेंट कहते हैं, उसमें आप क्या करना चाहते हैं? फिर आपने फैसला क्या किया है कि रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स ऑन रियल एस्टेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्सेशन, रिटेल पे टैक्सेशन, इन चीज़ों का आपने क्या करना है? क्योंकि पैसे तो यहीं से आने हैं और कोई जरिया नहीं है आपके पास पैसे आने का। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।